नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शहर के राजापेट पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्थित होटल इंपीरिया में मंगलवार को तड़के करीब 3 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। होटल के भीतर रूम नंबर 201 के पास लगे इलेक्ट्रिक सप्लाई पैनल में हुई स्पार्किंग के बाद होटल में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया। होटल के भीतर वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के चलते होटल के लगभग सभी कमरों में इलेक्ट्रिक वायरिंग जलने से जहरीला धुआं भर गया, जिसकी वजह से कमरा नंबर 205 में रुके नागपुर निवासी 55 वर्षीय दिलीप भाई ठक्कर की दम घुटने से मौत हो गई। मूलतः गुजरात के वडोदरा निवासी दिलीप भाई ठक्कर केबल सिग्नल सप्लाई का काम करने वाली जीटीपीएल कंपनी के विदर्भ एरिया मैनेजर थे, जो अपने मित्र व सहकर्मी दीपेश भाई शाह के साथ अपने कामकाज के चलते अमरावती आए थे और राजापेट थाने के सामने स्थित होटल इंपीरिया में रात्रि विश्राम हेतु रुके थे, लेकिन यही उनके जीवन की अंतिम रात साबित हुई। इस मामले में राजापेट थाना पुलिस द्वारा होटल मालिक व व्यवस्थापक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 अ के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही थी। वहीं इस बात की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इस होटल का फायर ऑडिट हुआ था अथवा नहीं। याद दिला दें कि विगत शनिवार को भी अमरावती शहर के एमआईडीसी स्थित एक कारखाने में भीषण आग लगी थी, जिसे बुझाने में करीब 41 घंटे का समय लगा था। दी अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए 700 करोड़ रुपयों के निवेश की एवज में अदा हुए 3 करोड़ 39 लाख रुपयों के कमीशन घोटाले के मामले की जांच अब अधिकृत तौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा शुरू कर दी गई है। विगत दिनों ईडी ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए अमरावती के तत्कालीन जिला उपनिबंधक व बैंक के तत्कालीन प्रशासक संदीप जाधव को मुंबई तलब करते हुए इस घोटाले से संबंधित तमाम दस्तावेज व वर्ष 2015 से अब तक बैंक की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद बैंक के तत्कालीन सीईओ जय सिंह चिमनाजी राठौड़ के नाम ईडी द्वारा समन्स जारी किया गया, जिसमें उन्हें आगामी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई स्थित कार्यालय में हाजिर होने हेतु कहा गया है। पता चला है कि कुछ और लोगों के नाम भी ईडी द्वारा समन्स जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा इस कमीशन घोटाले से जुड़े लोगों में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की मानधन पद्धति पर नियुक्ति की गई है और उन्हें कॉल बेसिस पर किसी शल्य क्रिया हेतु बुलाया जाता है। इन विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उनकी शल्य क्रियाएं की जाती हैं, जिसके तहत कई जटिल शल्य क्रियाएं भी होती हैं। पूरे समर्पित भाव के साथ मरीजों को स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन दान देने वाले इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को विगत 2 वर्षों से राज्य सरकार एवं राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके मानधन का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में बार बार किए जाने वाले निवेदनों पर सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही दिए जाते हैं। ऐसे में सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी से तंग आकर सुपर स्पेशलिटी में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा कल बुधवार 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में यदि आगामी 12 घंटे के भीतर इस मामले का कोई समाधान कारक हल नहीं निकाला जाता तो कल 1 सितंबर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किसी भी मरीज का ऑपरेशन नहीं होगा। इसे गंभीर स्थिति वाले मरीजों के लिए बेहद खतरनाक हालात कहा जा सकता है। वहीं इस संदर्भ में स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने सुपर स्पेशलिटी में कॉल बेसिस पर काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने एवं हड़ताल पर नहीं जाने का आह्वान किया। विधायक सुलभा खोड़के के मुताबिक मानवीयता के आधार पर तथा मरीजों की जरूरत को देखते हुए डॉक्टरों ने हड़ताल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे तुरंत ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से इस बारे में बातचीत करते हुए मामले को हल करवाएंगी। विगत 2 सप्ताह से मौसम में अचानक बदलाव हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां पांव पसारने लगी हैं। अभी जैसे जैसे कोरोना की संक्रामक महामारी का असर व खतरा कुछ कम हुआ है, वहीं अभी इन मौसमी बीमारियों को लेकर हालात काफी विस्फोटक हो गए हैं, जिसमें अचलपुर व मोर्ची हॉटस्पॉट बने हुए हैं और अमरावती शहर में भी डेंगू के 43 तथा मलेरिया के 3 मरीज पाए गए हैं। जिले के लगभग सभी इलाकों में पाए जा रहे डेंगू व चिकनगुनिया सहित मलेरिया के मरीजों को इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहाँ पर अब भीड़भाड़ बढ़ने लगी है और हालात ये है कि एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को रखना पड़ रहा है। साथ ही कई मरीजों को जमीन पर लेटाकर भी उनका इलाज करना पड़ रहा है। जिला सामान्य अस्पताल के वार्ड क्रमांक 2, 5, 6, 8 व 10 सहित आईसीयू में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन सभी वार्डों में तमाम बेड मरीजों से भरे हुए हैं और अब 2 बेड के बीच एवं आने जाने के रास्ते पर जमीन पर ही गद्दे डालकर मरीजों का इलाज करने की नौबत आन पड़ी है।
जिला सामान्य अस्पताल के बाल रोग विभाग यानी बच्चा वार्ड में भी डेंगू व मलेरिया से पीड़ित रहने वाले छोटे बच्चों की काफी अधिक संख्या है, जिसका सीधा मतलब है कि बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तेज बुखार से तपते बच्चों का इलाज करने तथा उन्हें सलाइन व इंजेक्शन देने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी बच्चों का ख्याल रखने हेतु वार्ड में ही रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वार्ड में अब अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई देने लगी है और नए मरीजों को भर्ती करने हेतु जगह कम पड़ने लगी है। महाराष्ट्र की राजनीति में सहकार क्षेत्र एवं सहकारी संस्थाओं के चुनाव का अपना महत्व है। इसमें भी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से निपटते हुए करीब 11 वर्ष बाद अमरावती की जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव आगामी 4 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसकी अधिसूचना व चुनावी कार्यक्रम की घोषणा गत रोज ही हुई है। ऐसे में पूरे जिले की निगाह इस चुनाव की ओर लगी हुई है। 11 वर्ष पहले हुए चुनाव में जिला बैंक के संचालक मंडल में जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए थे वे सभी कांग्रेस की पृष्ठभूमि से वास्ता रखते थे और खुद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहने वाले बबलू देशमुख लंबे समय तक जिला बैंक के अध्यक्ष पद पर बने रहे। ऐसे में पूरी संभावना है कि विगत 11 वर्षों से लगातार बैंक की सत्ता में रहे मौजूदा संचालक मंडल द्वारा एक बार फिर अपने सहकार पैनल के जरिए मैदान में उतरकर जिला बैंक की सत्ता में कमबैक करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विपक्षियों द्वारा अपने परिवर्तन पैनल के जरिए इस बार जिला बैंक में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। आज 31 अगस्त से बैंक की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जो आगामी 22 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान इच्छुकों द्वारा नामांकन पेश करने के साथ साथ 22 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन भी वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद 23 सितंबर को चुनावी मैदान में मौजूद प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित होगी और चुनाव प्रचार का दौर शुरू होने के साथ ही 4 अक्टूबर को प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि किस पैनल की ओर से चुनाव मैदान में कौन कौन उम्मीदवार होंगे, यह स्थिति अंतिम तौर पर 23 सितंबर को स्पष्ट होगी, लेकिन कुछ नामों को लेकर अभी से कयास जताए जाने लगे हैं। इस बार जिला बैंक में 21 सदस्यीय संचालक मंडल का चुनाव होना है, जिसके लिए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में सहकार पैनल द्वारा मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसमें से इस समय सहकार पैनल के 14 संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से चांदूर बाजार ओबीसी से बबलू देशमुख, चांदूर रेलवे से वीरेंद्र जगताप, सैलरी व हाउसिंग का 2 से प्रकाश कालबांडे, दरियापुर से सुधाकर भार साखले, अंजनगांव सुरजी से अनंत साबले, शिखलदरा से दयाराम काले, ओबीसी से संजय वानखड़े, एससी से प्रवीण काशीकर, दामनगांव रेलवे से श्रीकांत गावंडे, एनटी से पुरुषोत्तम अलोने, तिवसा से सुरेश साबले व भातकुली से हरिभव मोहोड के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। वहीं सहकार पैनल द्वारा अमरावती से सुनील वराडे को भी अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी ओर सहकार पैनल को इस बार परिवर्तन पैनल की ओर से कड़ी टक्कर देने के लिए भी जमकर तैयारियां की जा रही हैं और परिवर्तन पैनल की ओर से भी कुछ संभावित नाम सामने आए हैं, जिनमें चांदूर बाजार से राज्य मंत्री बच्चू कडू, चांदूर रेलवे से किशोर कडू, सैलरी व हाउसिंग का 2 से राजेंद्र महल्ले, दरियापुर से प्रकाश भार साखले, अंजनगांव सुरजी से अजय पाटिल मेहकरे, ओबीसी से विधायक सुलभा खोड़के या राजा भाऊ देशमुख, अनुसूचित जाति संवर्ग से मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल, व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्र से दीपक कोरपे तथा अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से राजा भाऊ देशमुख शिरालेकर उम्मीदवार हो सकते हैं। आज अमरावती जिले में 3 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं मंगलवार को किसी भी अस्पताल से कोई मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ। साथ ही जिले में 22 दिन बाद आज एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई। ऐसे में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,713 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 95,050 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं अमरावती जिले के 1,563 लोगों की अब तक कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है। साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान बाहरी जिलों से वास्ता रखने वाले 32 मरीजों ने भी अमरावती जिले के कोविड अस्पतालों में दम तोड़ा था। ऐसे में अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा 1,595 पर जा पहुंचा है। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 19 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 30 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 11 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 22 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,326 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.23% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.30% पर स्थिर है। साथ ही मंगलवार को समूचे संभाग में 10 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 2 तथा बुल्ढाना के 5 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा मंगलवार को संभाग में 6 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 1, वाशिम के 1 नागरिक का समावेश है। वहीं मंगलवार को संभाग के अकोला जिले में भी 2 संक्रमितों की मौत हुई है। संभाग में अब तक कुल 3,57,203 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,50,997 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,700 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें अमरावती के 1,595, अकोला के 1,242, यवतमाल के 1,787, बुल्ढाना के 673 व वाशिम के 403 मरीजों का समावेश है।
अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से मंगलवार को 2,08,680 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें से कोविशील्ड के 1,90,000 तथा कोवैक्सीन के 19,680 डोज का समावेश है। मंगलवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 48,000 तथा कोवैक्सीन के 4,800 ऐसे कुल 52,800 डोज प्रदान किए गए। वहीं संभाग के अन्य जिलों को भी उनकी जरूरत एवं लाभार्थी संख्या के लिहाज से वैक्सीन का आवंटन किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय अंतर्गत कार्यरत विभागीय औषध निर्माण विभाग के औषध निर्माण अधिकारी राजेंद्र एंगले ने बताया कि विगत कुछ दिनों से स्वास्थ्य महकमे द्वारा बड़े पैमाने पर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी जिलों को उनकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन का वितरण किया जा रहा है। इस समय वैक्सीन के स्टॉक की कोई कमी नहीं है और टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। जिले में विगत 16 जनवरी से चलाए जा रहे कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 10,91,332 टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 7,86,551 ने पहला तथा इनमें से 3,04,781 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में अब तक 43,91,263 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। इसके तहत 31,83,916 लोगों ने पहला तथा 12,07,347 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। इसके साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन को सुरक्षित ढंग से संग्रहित रखने हेतु राज्य के स्वास्थ्य महकमे द्वारा अमरावती संभाग के लिए 67 छोटे डीप फ्रीजर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से 10 डीप फ्रीजर अमरावती के जिला स्वास्थ्य विभाग एवं जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय को दिए गए हैं। डीप फ्रीजर तथा वैक्सीन की खेप लेकर स्वास्थ्य विभाग के वाहन चालक रामकिशन घुगे अमरावती पहुंच चुके हैं, जिनके साथ डीप फ्रीजर की इंस्टॉलिंग करने हेतु बायोमेडिकल इंजीनियर नितिन साबले भी अमरावती आए हैं। गत रोज शहर सहित जिले में चहु और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की जबरदस्त धूम रही। इस समय यद्यपि कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के चलते मंदिरों में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन मंदिरों के भीतर पूरे विधि विधान के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं भाविक श्रद्धालुओं ने भी अपने अपने घरों में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इसके साथ ही कई मंदिरों के बंद प्रवेश द्वारों के सामने भी भाविक श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर पूरे श्रद्धा भाव के साथ नतमस्तक दिखाई दिए। वहीं रानी सती मंदिर, माता खिड़की श्री कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर एवं महानुभाव आश्रम में भी बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी दही हांडी का आयोजन करने को राज्य सरकार की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन करते हुए दही हांडी फोड़ी गई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त दहीहंडी हा या महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा सण आहे, हिंदू संस्कृतीतला सर्वात मोठा सण आहे। परंतु तरी कोरोनाच्या आड हे राज्य सरकार, हे हिंदू विरोधी सरकार वेळोवेळी हिंदूंच्या सणावर निर्बंध घालतं। काल परवा यांचे हिंदुत्वाच्या नावावर मतं मागणाऱ्या 2 पक्षांचे राडे लोकांनी पाहिले, एकमेकाचे डोके फोडताना लोकांना पाहिले। राज्यातील जनता सुज्ञ आहे, यांना एकमेकाची डोके फोडताना होत असलेली गर्दी राज्यात चालते, परंतु दहीहंडी हा हिंदू सण यांना चालत नाही, याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। आज कलेक्टर ऑफिस समोर आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे साजरी होणारी दहीहंडी फोडली आणि या राज्यातील सरकारला, हिंदू विरोधी सरकारला आमच्या भावना, निषेधाच्या भावना पोचवाव्या असं या ठिकाणी मत व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के आदेश पर एसपी कार्यालय अंतर्गत कार्यरत सहायक पुलिस निरीक्षक से लेकर सिपाही स्तर तक के 52 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें से कुछ कर्मचारियों के तबादले प्रशासकीय आदेश के तहत किए गए हैं, वहीं कुछ कर्मचारियों के तबादले उनकी अपील अर्जी पर किए गए हैं। गत रोज पुलिस महासंचालक के आदेश पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। इसमें निशस्त्र पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस निरीक्षक व पुलिस उप निरीक्षक आदि का समावेश है। इस तबादला आदेश के तहत 6 पुलिस अधिकारियों का अमरावती जिले में तबादला हुआ है, जो जल्द ही अमरावती जिले में आएंगे। वहीं जिले के 4 पुलिस अधिकारियों का अन्य जिलों में तबादला किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता से 23 वर्ष आयु गुट की फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा के लिए अमरावती जिला चयन कुश्ती स्पर्धा गत रोज मार्डी रोड स्थित युवा शक्ति फिजिकल कॉलेज में हुई, जिसमें 23 वर्ष आयु गुट के महिला व पुरुष पहलवानों का चयन किया गया। मनपा के कार्यालय अधीक्षक डीजी अलुडे आज सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उनका सत्कार समारोह मनपा के अपक्ष गुट नेता कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर सर्वप्रथम मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले ने सेवानिवृत्त अधीक्षक डीजी अलुडे का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया, साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
गत रोज ठाणे महानगर पालिका में कार्यरत सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान एक फेरी वाले द्वारा तीक्ष्ण हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। इस बात की जानकारी मिलते ही अमरावती महानगर पालिका कर्मचारी व कामगार संघ ने इस घटना का निषेध करते हुए नगर पालिका व महानगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। साथ ही सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले पर जानलेवा हमला करने वाले फेरी वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। आगामी दिनों में पर्व एवं त्योहारों का समय शुरू होने वाला है। साथ ही गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तथा दशहरा व दीपावली के बाद मनपा के चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी। ऐसे में शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखने तथा अवैध धंधों पर कड़ा अंकुश रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर में वर्ली मटका तथा अवैध शराब का व्यवसाय करने वाले सभी लोगों को अपने सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों की यह पेशी मंगलवार से शुरू हो चुकी है, जिसके चलते शहर में अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों में काफी हड़कंप व्याप्त है। आगामी 10 सितंबर से आरंभ हो रहे गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर कल सोमवार को मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए गणेशोत्सव से पहले शहर के सभी रास्तों पर मौजूद गड्ढों को बुझाने का निर्देश दिया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित करने का आह्वान भी किया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 1.5 वर्षों से बंद रहने वाले मंदिरों को खोलने के लिए कल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर सहित जिले में जगह जगह आंदोलन किए गए। इसमें कई जगह घंटानाद तो कुछ स्थानों पर शंखनाद आंदोलन करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। इसके तहत तिवसा में भाजपा की ओर से समर्थ सोटागिर महाराज मंदिर के सामने घंटानाद व शंखनाद आंदोलन किया गया। वहीं अंजनगांव सुरजी में विट्ठल मंदिर के सामने शंखनाद आंदोलन किया गया। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत सुपर एक्सप्रेस हाईवे के पास पुलिया के नीचे वडाली परिसर में अस्थायी झोपड़ी बांधकर रहने वाले जयसिंह दौलतराव चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि विगत सोमवार 23 अगस्त की शाम में पुलिया के नीचे बनी झोपड़ी में थे और उनकी पत्नी खाना बना रही थी। इस समय उनके परिवार के 4 बच्चे झोपड़ी के पास खेल रहे थे, किंतु जब उन्हें खाना खाने हेतु बुलाया गया तब वे वहां से लापता दिखाई दिए। चारों ओर तलाश करने के बावजूद इन बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चला। शिकायत मिलने के बाद फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने मामले की जाँच करनी शुरू की है। वडरपुरा परिसर निवासी वैद्यनाथ मुधोलकर के घर से अज्ञात चोरों द्वारा 7 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात चोरी किए जाने की बात मंगलवार की दोपहर उजागर हुई, जिसके बाद मुधोलकर ने फ्रेजरपुरा थाना पुलिस पहुंचकर इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन पूर्व बिहार के लालगंज निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी राकेश पासवान की नांदगांवपेट थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए थे और कस्टडी खत्म होते ही दोनों आरोपियों को MCR के तहत जेल में रवाना कर दिया गया है। स्थानीय PDMC के वार्ड नंबर 3 में इलाज कर रहे बडनेरा निवासी बाबाराव देवरे के बेटे गजानन देवरे को गत रोज अस्पताल के 4 सुरक्षा रक्षकों द्वारा बुरी तरह पीटा गया। सुरक्षा रक्षकों का कहना है कि देवरे ने ही विवाद की शुरुआत की थी। पश्चात दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को लेकर गाड़गेनगर थाना पुलिस ने काउंटर रिपोर्ट दर्ज की है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत अमरावती बस डिपो परिसर में एक महिला की निजी वाहन में बैठते समय 23 ग्राम सोने के जेवरात रहने वाली बैग खो गई थी, जिसकी तलाश करते हुए पुलिस ने वो बैग बरामद कर शिकायतकर्ता महिला को वापस लौटाई। विगत दिनों शहर अपराध शाखा पुलिस ने मोहम्मद एहसान नामक युवक को मैफ्ड्रॉन ड्रग यानी MD ड्रग के साथ हिरासत में लिया था, जिसे 29 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखा गया और पश्चात न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रवाना कर दिया गया। पता चला है कि 3 दिन के PCR के दौरान मोहम्मद एहसान ने इस मामले में खुद को फंसाए जाने की ही रट कायम रखी थी और पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दी है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत गोपालनगर के सुदगिरनी परिसर में स्थित एक कुएं में रामनगर परिसर निवासी स्वप्निल उर्फ गोलू संजय भोसले नामक 26 वर्षीय युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे के आसपास उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया और इस युवक की लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। फिलहाल इस युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह ज्ञात नहीं हो पाई है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने मोर्शी उपविभाग क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के दौरान वरुण निवासी फरार आरोपी फंटिया उर्फ दीपक कावनपुरे को बेनोडा बस स्टॉप परिसर से गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।